कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। इतनी सारी बाधाएं वगैरह आई, स्वयंसेवकों ने सारी कठिन परिस्थितियों में से रास्ता निकालकर इसको चलते क्यों रखा, और 100 साल चलने के बाद भी नए क्षितिजों की बात क्यों कर रहा है, इसका अगर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तो वो वाक्य संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। उस देश को विश्व में एक अग्रगण्य स्थान मिलना चाहिए। लेकिन क्यों मिलना चाहिए? अग्रगण्य स्थान तो एक ही देश प्राप्त करेगा और विश्व में सैकड़ों देश है, उसके लिए भी एक नई स्पर्धा उत्पन्न करनी है क्या? तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक सत्य है, दुनिया में इतने देश है क्यों है? विश्व बहुत पास आ गया है। अभी ग्लोबल बात होती है, विश्व पास आ गया है, इसलिए ग्लोबल विचार करना ही पड़ता है। तो एक देश के बड़े होने का महत्व क्या है? तो यद्यपि सारे विश्व का जीवन एक है, मानवता एक है, फिर भी वो एक जैसी नहीं है। उसके अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है, और ऐसा होने के कारण विश्व की सुंदरता बढ़ी है, क्योंकि हर एक रंग का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और अगर विश्व के इतिहास को देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद का वो कथन कि एवरी नेशन हैज ए मिशन टू फुलफिल, प्रत्येक राष्ट्र को एक मिशन होता है दुनिया में जो फुलफिल करना है। प्रत्येक राष्ट्र का विश्व में कुछ योगदान होता है जो समय समय पर उसको करना पड़ता है। वैसे भारत का भी अपना एक योगदान है। विश्व के किसी देश को बड़ा होना है, अपने बड़प्पन के लिए नहीं होना है, उसके बड़े होने से विश्व के जीवन में जो एक आवश्यक नई गति चाहिए वो पैदा होती है, उसका उस प्रकार का योगदान होता है। इसलिए योगदान करने लायक उसको बनना है, इसलिए बड़ा होना है। और इसलिए संघ के निर्मिति का प्रयोजन भारत है, संघ के चलने का प्रयोजन भारत है, और संघ की सार्थकता भारत के विश्वगुरु बनने में है। क्योंकि भारत का एक योगदान दुनिया में हो, योगदान उसको देना है, उसका समय आ गया है। इसके बारे में कल हम अधिक चर्चा करेंगे। परंतु ये भारत के उत्थान की शुरुआत कब हुई? तो एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है जो अभी भी चल रही है। हमारे इतिहास में हम जानते हैं कि हम वैभव के शिखर पर थे, स्वतंत्र थे, फिर आक्रमण हुए, हम परतंत्र हुए, और 2 बार बड़ी परतंत्रता झेलकर हम स्वतंत्र हुए। उस परतंत्रता में से मुक्त होना ये पहला काम था। अपने देश को बड़ा करना है तो स्वातंत्र्य आवश्यक है। श्रृंखलाओं में बंधा आदमी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। तो ये स्वातंत्र्य के लिए प्रयास शुरू हुए, और एक व्यापक अखिल भारतीय प्रयास
उसके लिए युद्ध 1857 में हुआ। वह युद्ध कुल मिलाकर विफल हुआ और उस विफलता के कारण देश में विचार शुरू हुआ कि यह हमारा देश है, हमारी जनसंख्या प्रचंड है, हमारे अपने राजा महाराजा है, हजारों मील दूर से आकर मुट्ठी भर लोग जो इस देश को जबरदस्ती चला रहे थे, उनके सामने हम हार कैसे गए, हार क्यों गए। तो बहुत आशावादी लोगों का उत्तर था कि इस बार हार गए तो क्या हो गया, फिर से एक बार ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, सशस्त्र क्रांति। तो एक धारा वो फिर से बह चली, क्रांतिकारकों की धारा। देश के लिए अपना जीवन, अपना यौवन हवन करने वाले लाखों उदाहरण उस धारा में से निकले, जो हम सब के आज भी प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है जीवन के बारे में। देश समर्पित जीवन कैसा होता है। परंतु उस धारा का प्रयोजन समाप्त हो गया स्वतंत्रता मिलने के बाद, और इसलिए सावरकर जी उस धारा के एक दैदीप्यमान रत्न थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पूना में अपने उस क्रांतिकारक अभियान का समापन विधिवत कर दिया, सार्वजनिक कार्यक्रम करके। तो धारा अब नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, परंतु देश के लिए जीने मरने के लिए प्रेरणा स्रोत वो धारा बनी है। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये लड़ाई में हम कम थे इसलिए नहीं हारे हैं, हमको राजनीति का पता नहीं है, लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं है। केवल सैनिक लड़ेंगे तो काम नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति भी खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हम परतंत्र है, इसका उनको भान करा देने वाला राजनीतिक उपक्रम करना चाहिए। तो उस स्वतंत्रता के युद्ध के बाद 57 के बाद भारतीय असंतोष ठीक से व्यक्त हो और वो हानि न करे, इसलिए कुछ व्यवस्था हो रही थी, लेकिन इन सब लोगों ने उसको अपने वश में कर लिया और उसको स्वतंत्रता के लड़ाई का हथियार बनाया। इंडियन नेशनल